The DC machine stands for the direct current machine. This is the example of an DC motor, how it actually works. जैसे ये एक फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ से ये जो है पोल शू है। नंबर ऑफ पोल्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये 2 पोल डीसी मोटर का एग्जांपल है। फील्ड वाइंडिंग से एक वोल्टेज टर्मिनल अटैच है जिससे आई एफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो ब्रशेस है उससे एक आउटपुट में वोल्टेज टर्मिनल कनेक्टेड है, जहाँ इस डायरेक्शन में आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है जो कम्यूटेटर से कनेक्टेड है। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट अंदर जा रहा है और अंदर इसका ऐसा वाइंडिंग हो रखी, तो यहाँ से करंट फ्लो होके होते 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 इस डायरेक्शन से बाहर आ जाएगा यहाँ से। सो जो ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है राइट हैंड कर्व रूल से इस डायरेक्शन में नॉर्थ बना रहा है, और ये भी डायरेक्शन सेम है इसलिए इस डायरेक्शन में साउथ बन रहा है। अब राइट हैंड कर्व रूल शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इन केस अगर रेप्लिकेट कर देते हैं तो कर्ल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, सो दैट यहाँ पे ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्योंकि ये इन जो आउटसाइड आ रहा है करंट, ये एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ से जो करंट अंदर जा रहा है उससे एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, जिससे यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। अब ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये नॉर्थ साउथ की तरफ जाना चाहेगा, ये साउथ या नॉर्थ की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटर रोटेट करेगा। सिंपल। अब प्रिंस अगर हम जो टर्मिनल है उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? जैसे ही रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट इन सेम डायरेक्शन मोटर। जैसे हम रेप्लिकेट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा और वो इस डायरेक्शन में रन होने लगेगी। अब जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है? इन दिस जनरेटर, जो ये ब्रशेस के टर्मिनल है वहाँ पे लोड कनेक्ट हो जाएगा, और बाय एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क हम इस रोटेटिंग पार्ट को रोटेट करेंगे, जिससे क्या होगा, हम अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड द मोशन ऑफ डायरेक्शन इज अपोजिट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और जो मैकेनिकल वर्क है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये टर्मिनल के अक्रॉस लोड साइड। अब ड्यू टू दिस अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेट करता है तो उसमें से डायरेक्शन एक यूनि डायरेक्शन करंट फ्लो होती है, तो उस करंट का डायरेक्शन इसमें बाहर साइड होगा। तो ये आर्मेचर अगर है तो ये नहीं, जैसे कि ये एक आर्मेचर है तो उसमें ये जो है ये इस डायरेक्शन में करंट बाहर आएगी और इस डायरेक्शन से करंट अंदर आएगी, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है जिसकी वजह से इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट अंदर जाएगा और यहाँ से करंट बाहर आएगा। अब यहाँ पे जो वाइंडिंग्स लगी हुई है तो वाइंडिंग्स इसकी बस जो मैग्नेटिक पोलैरिटी को डिफाइन करेगी। अब जैसे ही यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा तो ये टर्मिनल से फ्लो होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो ये करंट
इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अगर करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये लोड है। वैसे ही जो जनरेटर है उसका प्रिंसिपल वर्क करता है। अब जो एसी जनरेटर है वो कैसे काम करता है, जैसे कि ये एक आर्मेचर है, ये इसका B1 टर्मिनल है ए, और ये डी साइड, ये जो है वो नॉर्थ के पोलैरिटी में है और डी है वो साउथ के पोलैरिटी में। और इसका ये जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। ठीक है, अगर इसको अगर 3D में विजुअलाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत कम होता है, बाकी इधर साइड एट द शूज ऑफ द वाइंडिंग्स यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो स्प्लिट रिंग्स है, इनसे जो रोटेटिंग पार्ट है स्प्रिंग का वो फिक्स होता है, जॉइंट किया होता है। और जो ब्रशेस है वो इसमें फ्लो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं, जिससे फ्रिक्शन बहुत कम होता है। और जो स्प्रिंग है वो स्पीड ऑफ द रोटेटिंग पार्ट की स्पीड से ही रोटेट करती है। अब जब ये आर्मेचर है ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो ये पोलैरिटी ऑफ द करंट विल चेंज, और उसकी वजह से पहले इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। आफ्टर 90 डिग्री द इंड्यूस्ड ईएमएफ, the direction of the current replicates from the influence of the magnetic shoe, direction of current change हो जाएगा। In the case of DC generator, use of commutator is mandatory. Because of this, the polarity remains unchanged. For example, ये एक ग्राफ है AC जनरेटर का, उसमें टर्मिनल मैक्सिमम था, फिर जैसे 90 डिग्री में आया तो ज़ीरो हो गया, फिर 180 डिग्री पे वापस मैक्सिमम हो गया लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर 270 में ज़ीरो और 360 फिर मैक्सिमम। अब कम्यूटेटर हेल्प करेगा कि जो पोलैरिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव मेंटेन रहे, जैसे कि सेम तो रहेगी, जो नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब कुछ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स है, नंबर ऑफ साइकिल्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन साइकिल, ये P है, नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 2, और नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड इज n/60। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर देगी, तो यह है Pn/120। अब कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है, इट इज अ हार्ड ड्रॉन कॉपर बार सेगमेंट which is insulated from each other and form from the shaft from which they are mounted. It converts AC to DC and DC to AC. And second point, which is very important, keep rotor MMF stationary in space. ठीक है, अब जैसे कम्यूटेटर कन्वर्ट AC टू DC इन केस ऑफ जनरेटर, कम्यूटेटर है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है जनरेटर के केस में, और DC को AC में कन्वर्ट करता है मोटर के केस में। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें यहाँ से करंट बाहर आ रहा है इस टर्मिनल से यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जो है इससे करंट अंदर जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इससे नॉर्थ रिसॉर्ट प्रोड्यूस हो गया है। अब जनरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। केस ऑफ 90 डिग्री नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस, बिकॉज ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में होगा ड्यू टू, हाँ। एंड जब वो और 270 डिग्री उससे आगे का जंप कर देगा, तो कम्यूटेटर क्या करेगा, इस जो डायरेक्शन है उसमें ऑलवेज करंट बाहर की साइड ही आएगा,
और ये वाला जो टर्मिनल है इसमें हमेशा, ये वाला जो पार्ट है इसमें हमेशा करंट अंदर साइड ही आएगा, ड्यू टू विच क्या होगा, जो पोलैरिटी है करंट की, इस साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी और इस साइड हमेशा जीरो रहेगी, बट ये फ्लक्चुएट करेगी मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम, एंड हेंस दिस will form this type of waveform with the help of commutator. Now, classification of DC machine. पहला क्लासिफिकेशन है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड, तीसरा सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में शंट, सीरीज और कंपाउंड, और कंपाउंड में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक, अब इन सब के हम बेसिक डायग्राम्स देख लेंगे नॉर्मल क्लियरिटी के लिए। अब डीसी में परमानेंट मैग्नेट का सिंबल ये होता है, ये आर्मेचर वाइंडिंग और ये उनकी कनेक्शंस। अब सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर मशीन है उसमें करंट एक्साइटेड और वोल्टेज एक्साइटेड। करंट कॉइल जो रहती है वो कम नंबर ऑफ टर्न्स की रहती है और वो उस ठीक रहती है, इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सके। और वोल्टेज एक्साइटेड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं ताकि इसमें हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड में शंट, सीरीज और कंपाउंड। शंट में क्या होगा, ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो इससे शंटेड होगी और सीरीज में इसी के अक्रॉस सीरीज में लगा होगा वाइंडिंग। और कंपाउंड बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड मैग्नेटिक कनेक्शन। ठीक है, अब कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होगा कि जो टर्मिनल है फील्ड वाइंडिंग का और ये है आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें यहाँ पे शंट लॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे शॉर्ट शंट हो जाएगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन मैग्नेटिक एक्शंस में कॉम्पिलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। अब ये डायग्राम्स कैसे बनेंगे सेपरेटली एक्साइटेड के डीसी सीरीज मशीन के, ये इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर सेपरेटली एक्साइटेड है तो उसमें जैसे हमने नॉर्मली देखे थे कि ये इनसे कोई इंटरकनेक्शन नहीं होगा, लेकिन डीसी सीरीज में, सीरीज इन द सेंस मतलब कि ये जो एग्जांपल दिया हुआ है डीसी सीरीज का, तो इसमें ये सब एक ही वायर से सब जुड़े हुए हैं, इसलिए इस एग्जांपल में भी ये एक वायर जो इसके अलॉन्ग गया है वो रोटेट होते 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 दूसरी वाइंडिंग में और उससे रोटेट होके सेम वायर ही इसके क्रॉस आ गया और इसके टर्मिनल्स ये रहे। इसको कहते हैं सीरीज डीसी मशीन। ठीक है, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। अब शंट मशीन कैसे वर्क करी, शंट मशीन ये दी हुई है। तो शंट मशीन में क्या होगा, ये टर्मिनल्स, ये टर्मिनल इसमें गए हैं फील्ड वाइंडिंग में और उसके बाद उसको दूसरी फील्ड वाइंडिंग से अटैच है, और यही वायर एक टर्मिनल से यहाँ कनेक्टेड है और दूसरा सीधा कम्यूटेटर में लगा है जो बाहर गया है, ये इसका शंट माउंटेड है। और डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, इसमें क्या होगा, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो सब्ट्रैक्टिव नेचर की होगी, मतलब ये दोनों अपोज करेंगे दोनों वाइंडिंग को। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होगा, जो ये फील्ड वाइंडिंग है वो दोनों को इनहेंस करेगी, एडिटिव नेचर का होगा। और यहाँ पे एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए ताकि ये स्टार्ट अच्छे से हो जाए। अब जैसे लॉन्ग शंट डिफरेंशियली कंपाउंड और लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव जनरेटर, इन दोनों में बस डायरेक्शन ऑफ जो करंट है आई ए, ये बस डिपेंड करेगा दोनों के केस में। सभी cumulative compound generator is as it is differentially compound motor, एक differentially compound motor है वो as it is cumulative compound generator के वर्क करेगी, और जो differentially compound motor है वो cumulative compound generator की जैसी होगी। ठीक है, अब एक cumulative compound motor दिया हुआ है, इसके पहले cumulative compound generator था। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर एक्ट करता है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर की तरह, और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की तरह यूज करती है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर एज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इसमें भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होंगे।